न्यू उड़ान क्लासेज में आप लोगों का सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राकेश पूनिया। आज अपन एक नया सब्जेक्ट वेटनरी का, वो अपना सब्जेक्ट है मेडिसिन विषय की बात करते हैं। तो वो अपना सब्जेक्ट है मेडिसिन के बारे में। ऑनलाइन एजुकेशन में न्यू उड़ान ने सबसे फर्स्ट पहली बार पशुधन के लिए पूरा संपूर्ण कोर्स ऑनलाइन लेके आए हैं। उस सीरीज में मैं आपके सामने मेडिसिन सब्जेक्ट लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। अब अपन मेडिसिन सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। मेडिसिन सब्जेक्ट का अगला जो अपना टॉपिक है वो है पाचन तंत्र संबंधी बीमारियां। पाचन तंत्र संबंधी आज अपन बात करेंगे मेडिसिन का एक सब्जेक्ट, वो है पाचन तंत्र संबंधी बीमारियां। अर्थात अपन यूं कह सकते हैं अपना जो शरीर है उसके आहार नाल के संबंधी, एलिमेंट्री कैनाल के संबंधी कौन कौन से रोग होते हैं उसके बारे में अपन स्टार्ट करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अपन मुख्यतः कौन कौन से रोग इसके बारे में पढ़ेंगे। आहार नाल की अपन बात करते हैं तो इसमें मुख्यतः पाचन तंत्र है, उसमें अपन आहार नाल आती है। क्या आती है? आहार नाल। यहाँ इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अपन यहाँ से स्टार्ट कहाँ से करेंगे? मुंह से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे? एनस तक, गुदा तक जाएंगे। इतने इसमें सारे प्रकार के जो रोग है मुख्यतः जो अपने आपके कोर्स में है मेडिसिन में, वो अपन पढ़ेंगे। मुंह से स्टार्ट करेंगे, माउथ से, और अपन कहाँ तक जाएंगे? एनस तक, गुद्दा तक। अपन जो भी रोग है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कौन कौन से मेन अपने जो कोर्स में है अपने एलएसए के, उसके बारे में अपन आपसे बात करते हैं। तो उसमें से मुख्यतः जो रोग अपन की बात कर रहा हूँ, सबसे पहला रोग है उसके बारे में आपके सामने बात कर रहा हूँ, वो है स्टोमेटाइटिस। दूसरा अपना रोग है वो अपन पढ़ेंगे फेरिंजाइटिस। तीसरा अपना रोग है वो अपन पढ़ेंगे चोक, यहां इसको बोलते हैं ईसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन। चौथा रोग है उसके बारे में अपन आपसे बात करूंगा, वो है सिंपल इंडाइजेशन। मैं इन सारे रोगों के बारे में नाम लिख रहा हूं, उसके बाद में एक एक करके इन रोगों के बारे में आपसे सामने बात करेंगे। पांचवा अपना रोग है वो है एसिडिक इंडाइजेशन। 6 नंबर रोग के बात करेंगे वो है एल्केलाइन इंडाइजेशन। 7वें नंबर का अपना रोग है वो है रूमिनल इंफेक्शन। 8वें नंबर का अपना रोग है वो है अपना, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, वो है एंटेराइटिस। ठीक है। 9वें नंबर की रोग की अपन बात करेंगे वो है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। कुछ रोग और है वो आपको मैं यहां लिख लेता हूं 10वें नंबर पे। 10वां नंबर का अपना रोग है उसको अपन बात कर लेते हैं, वो है अपनी जॉइंडिस। 11वें नंबर का अपना जो रोग है उसकी अपन बात करें वो है अपना कोलिक। 12वें नंबर का अपना रोग बात कर लेते हैं, वो है ट्रोमेटिक पेरिकार्डाइटिस। और 13वें नंबर की रोग की अपन बात कर लेंगे, वो है ट्रोमेटिक रेटिकुलो पेरिटोनाइटिस। ये सारे रोग हैं जो अपन इसके पाचन तंत्र के अंतर्गत अपन इन सारे रोगों के बारे में स्टडी करेंगे। तो मैं आपको एक एक रोग के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। मुख्यतः अपने पाचन तंत्र का संबंध अपने
जो आहार नाल से, अपन मुंह से स्टार्ट करते हैं और अपना एनस तक, जो पेट से संबंधित कोई रोग है, स्टोमक के संबंधित रोग है, उस सारे रोगों के बारे में अपन इस क्लास में पूरा चर्चा करेंगे। तो पाचन तंत्र संबंधी रोग में सबसे पहले अपन बात करते हैं, उसका नाम है स्टोमेट। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो पाचन तंत्र से संबंधित है? तो आपको सीधा, यदि आपको पाचन तंत्र के रोग के बारे में पता है तो आप सीधा आंसर टिक कर सकते हो। और आपके लेवल, जो एग्जाम का लेवल है, उसमें सिर्फ परिभाषा वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी इतना कोई डीप, इतना कोई जो विस्तृत जानकारी है वो आपके कोर्स में नहीं है। मैं अभी आपके सामने एक एक रोग के बारे में बता रहा हूँ कि पाचन तंत्र संबंधी कौन सी बीमारियां। पहला रोग है अपने स्टोमेटाइटिस, दूसरा रोग है अपने फेरिंजाइटिस, तीसरा रोग है उसको बोलते हैं चोक या इसको बोलते हैं इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। चौथा रोग है जो अपने बोलते हैं सिंपल इंडाइजेशन। पांचवा रोग है उसको बोलते हैं एसिडिक इंडाइजेशन। 6 नंबर पे रोग है उसको बोलते हैं एल्कलाइन इंडाइजेशन। 7वें नंबर है उसको बोलते हैं रूमिनल इंफेक्शन। 8वें नंबर बोलते हैं उसको एंटेराइटिस बोलते हैं। 9वें नंबर पे अपन बोलते हैं इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन। 10वें नंबर अपन बात करेंगे जॉइंटिस के बारे में बात करेंगे। 11वें नंबर के अपन जो रोग है उसके बारे में बात करेंगे, वो कोलिक के बारे में बात करेंगे। 12वां नंबर रोग है अपन बोलते हैं ट्रोमेटिक पेरिकार्डाइटिस के बारे में बात करेंगे। और जो 13वें नंबर का रोग है वो है अपना ट्रोमेटिक रेटी पेरिटोनाइटिस। इसके अलावा एक रोग और है उसके बारे में बात करते हैं, लेते हैं हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस रोग के बारे में भी अपन इसमें चर्चा करेंगे। जो अपने आहार नाल है, पाचन तंत्र है और उसके संबंधित कोई भी जो उसके पाचन तंत्र से संबंधित जो ऑर्गन है, अंग है, उससे संबंधित सारे रोगों की अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं एक एक करके इनके रोगों के बारे में समझाने की कोशिश कर लेता हूं। स्टोमेटाइटिस क्या होता है उसके बारे में अपन शुरुआत करते हैं। कौन सा रोग है उसके बारे में बात करते हैं, क्या होता है स्टोमेटाइटिस उसके बारे में चर्चा करते हैं। स्टोमेटाइटिस नाम से इंडिकेशन है स्टोमेटाइटिस। इसको अपन सिंपल परिभाषा, कई बार सीधी सीधी परिभाषा आ जाती है कि स्टोमेटाइटिस क्या है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, तो इसकी परिभाषा मैं आपके सामने रख लेता हूं। मुंहगुआ या मुंह में सूजन आना या मुंहगुआ की श्लेष्म झिल्ली में सूजन या शोथ। सीधी सीधी परिभाषा है स्टोमेटाइटिस का कि जो कोई एनिमल है उसका जो माउथ है, माउथ वाला पोर्शन है ये वाला, इसमें क्या हो जाना, इसके जो मुंह के गुआ के अंदर जो भी अपन ऑर्गन है, अंग है, उनमें क्या हो जाना, किसी न किसी प्रकार से सूजन आ जाना या उसमें क्या शोध होना, मतलब उसमें जो उसका जो ऑर्गन था, अंग था, उसमें क्या हो जाना, मुख्यतः सूजन आ जाना, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। या उसको कह सकते हैं कि मुंह गुआ की जो श्लेष्म झिल्ली है उसमें क्या हो जाता है, सूजन आ जाती है या उसमें शोध हो जाता है, इन्फ्लामेशन आ जाता है। क्या आ जाता है, इन्फ्लामेशन। अब जो शोध शब्द है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन शब्द बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, इन्फ्लामेशन। शोध का मतलब हो गया इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन, कोई भी किसी भी अंग का इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसको मतलब है कि उस अंग में या तो सूजन आएगी या उसका जो रंग है, कलर है, उसमें रेडनेस आएगी, लालपना आएगा, या उसमें उसी संरचना में, उस ऑर्गन में क्या होगी, वृद्धि होगी, ट्यूमर लाइक उधर ग्रोथ होगी, उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन। तो सीधा सीधा बात है, स्टोमेटाइटिस का मतलब हो गया मुंह गुआ या मुंह में क्या आ जाना, सूजन आ जाना, या मुंह गुआ की जो श्लेष्म झिल्ली है उसमें क्या आ जाना, सूजन आ जाना, क्या कहलाता है, स्टोमेटाइटिस के तहत। अब स्टोमेटाइटिस मुंह गुआ में कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं, सबसे पहले अपन बात करते थे, यहाँ पे क्या है, ये टीथ है, क्या है, टीथ। टीथ के इस जहाँ टीथ अटैचमेंट होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, गम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गम। गम को अपन बोलते हैं मसूड़े।
टीथ के बोले तो अपन क्या बोलते हैं, दांत बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या संरचना आएगी, यहाँ पे आएगी टंग, जीभ आएगी, क्या आएगी यहाँ जीभ। जीभ के ऊपर वाली जो संरचना होती है, ऊपर और नीचे, उसको अपन क्या बोलते हैं, पेलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेलेट। इसको अपन बोलते हैं तालू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। इसके जो नीचे जो संरचना होगी, एक ऊपर की साइड में एक नीचे की साइड में, उसको अपन क्या बोलेंगे, जीभ बोलेंगे। उसको अपन बोलेंगे होठ बोलेंगे। तो इन सारी संरचना में कहीं न कहीं किसी में किसी रूप में सूजन आएगा, और वो सारा सूजन क्या कोज करवाएगा, क्या करवाएगा, स्टोमेटाइटिस करवाएगा। तो अपन मैं पहली बात कर लेता हूं, यदि किसी होठ में सूजन आ जाए, किसमें आ जाए भैया, इसको अपन बोलते हैं चिलाइटिस। क्या बोलते हैं, चिलाइटिस का मतलब है होठों में सूजन आना। क्या है मतलब इसका, होठों में सूजन आना, उसको अपन क्या बोलते हैं, चिलाइटिस बोलते हैं। यदि ये सूजन गम में आ जाएगी तो इसको अपन बोलेंगे जिंजीवाइटिस। जिंजीवाइटिस, जो जहां पे दांत अपने जहां जिस संरचना से अटैचमेंट होते हैं, जिससे जुड़े हुए होते हैं, उसको अपन गम बोलते हैं। और मसूड़ों के इन्फ्लामेशन को, मसूड़ों के इन्फ्लामेशन को अपन क्या बोलते हैं, मसूड़ों में क्या आ जाना भैया, मसूड़ों में सूजन आना। मसूड़ों में क्या आ जाना, सूजन आना, क्या कहलाएगा, जिंजीवाइटिस। ठीक है। अब यदि दांत में क्या हो गया, कोई सूजन आ गई, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ओडेंटेटाइटिस। दांतों में सूजन आना क्या कहलाता है, ओडेंटाइटिस बोलते हैं। यदि किसी में जीभ में यदि सूजन आ जाएगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोसाइटिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, ग्लोसाइटिस। जीभ में सूजन आना या दांतों में सूजन आना, क्या भाई, दांतों में सूजन आना क्या कहलाता है, ओडेंटाइटिस बोलते हैं। और जीभ में सूजन आना, किसमें सूजन आना, जीभ में सूजन आना क्या कहलाएगा, ग्लोसाइटिस। यदि किसी तालू में सूजन आ रहा है, ये ऊपर वाला भाग, तालू अपने मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक जो हार्ड तालू होता है, कठोर तालू, और एक होता है अपना कोमल तालू। हर पशु में या हर इंसानों में, हर अलग अलग पशु में जो तालू होता है ऊपर वाला, ये जो ऊपर वाला जीभ के ऊपर वाला जो भाग होता है, ये स्टार्टिंग वाला भाग क्या होता है, हार्ड संरचना होती है, हार्ड होता है, कठोर होता है, इसको अपन बोलते हैं कठोर तालु। जैसे जैसे ये हार्ड संरचना आगे जाती है तो उसमें क्या हो जाता है, कोमल तालु आ जाता है, सॉफ्ट पेलेट आ जाता है। तो इनके इन्फ्लामेशन को अपन क्या बोलते हैं, पेलेटाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, पेलेटाइटिस, या इसको बोलते हैं लंपास। क्या बोलते हैं, लंपास। तालुओं में क्या हो जाना, तालु में सूजन आना क्या कहलाएगा, पेलेटाइटिस बोलेंगे या लंपास बोलेंगे। तो मैंने आपके सामने स्टोमेटाइटिस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। स्टोमेटाइटिस का मतलब होता है मुंह गुआ या मुख में क्या हो जाना, सूजन आ जाना, क्या कहलाएगा भैया, स्टोमेटाइटिस कहलाएगा। मुंह के अंदर कौन कौन सी संरचना होगी, ये जो माउथ है, ये मेरा मानो माउथ है, माउथ के में कौन कौन सी संरचना हो सकती है, सबसे पहले ये लिप, होठ होंगे, होठ के अलावा और संरचना दांत होगी, दांत के अलावा टंग होगी, टंग के अलावा ऊपर वाली जो होती है उसको बोलते हैं तालू बोलते हैं। तालू मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उसमें एक हार्ड तालू बोलते हैं, कठोर तालू, एक उसको बोलते हैं कोमल तालू। इसके अलावा जीभ होती है, इन सारी, इसके अलावा जो दांत जिस संरचना से जुड़े होते हैं उसको अपन बोलते हैं मसूड़े बोलते हैं, गम बोलते हैं। इन सारी किसी भी इन संरचना में यदि कोई सूजन आ जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी, तो वो क्या कोज करेंगे, स्टोमेटाइटिस करेंगे। ठीक है। तो मैं अभी आपके सामने बात कर रहा था कि भैया मुख गुहा की जो श्लेष्म झिल्ली है उसमें क्या हो जाएगा, सूजन आ जाएगी या फिर शोथ हो जाएगा। इन्फ्लामेशन को अपन हिंदी में शोथ बोलते हैं। इन्फ्लामेशन का मतलब हो गया किसी भी संरचना में उसमें क्या हो जाना, सूजन आ जाना, उसका उस संरचना का लाल, उसका संरचना का गर्म होना, ये सारे क्या है, इन्फ्लामेशन, शोथ के मुख्यतः लक्षण है। अब मैं आपके सामने बात कर रहा था कि मुख गुहा के संबंधी कौन कौन से अंग है। तो सबसे पहले नीचे होठ की बात की, उसके बाद में गम के जो अटैचमेंट होते हैं उसको दांत बोलते हैं, और उस ऊपर वाली संरचना होती है जीभ होती है, ऊपर वाली जो संरचना होती है उसको अपन पेलेट बोलते हैं। तो मैंने सबसे पहले बात की कि होठ है, यदि होठों में सूजन आ जाएगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे भैया, चिलाइटिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चिलाइटिस। होठों में सूजन आना चिलाइटिस बोलते हैं।
अब दूसरी संरचना की बात कर रहे हैं, वो दांत की बात कर रहे हैं। यदि दांत के किसी संरचना में क्या हो जाना, सूजन आ जाना, उसको अपन क्या बोलेंगे, ओडेंटाइटिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, ओडेंटाइटिस बोलेंगे। क्या, ओडेंटाइटिस। दांत जिस संरचना से जुड़ा है उसको अपन क्या बोलते हैं, गम बोलते हैं, मसूड़े बोलते हैं। यदि मसूड़ों में इन्फ्लामेशन हो जाएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, जिंजीवाइटिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जिंजीवाइटिस बोलेंगे, मसूड़ों में सूजन। ठीक है। तो अब मैं और संरचना की बात कर रहा था, वो है अपनी जीभ। जीभ में यदि कोई सूजन आ जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ग्लोसाइटिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्लोसाइटिस। और ये ऊपर वाली संरचना है जो कठोर तालु और कोमल तालु, यदि उसमें यदि कोई सूजन आ गई तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पेलेटाइटिस, या क्या बोलेंगे, लंपास बोलेंगे। ठीक है। तो ये थे कुछ ऐसे अपने पास टर्म थी, ऐसी शब्दावली थी जो किससे संबंधित थी, स्टोमेटाइटिस थी, जो आपके सामने मैंने बात की। अब स्टोमेटाइटिस होता क्यों है, किसके कारण होता है, क्या इसके लक्षण होते हैं और कैसे अपने इसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अपना पहला जो डिजीज चल रहा था स्टोमेटाइटिस के बारे में। अब इसके कारण की बात करते हैं, कौन कौन से मुख्य कारण हैं जो क्या कोज करेगा स्टोमेटाइटिस। अपना पहला कारण अपन बात कर रहे हैं वो है अपना भौतिक कारण। क्या है, भौतिक कारण की बात करेंगे। इसके अलावा अपन बात करेंगे रासायनिक कारण के बारे में बात कर देंगे, रासायनिक कारक की बात करेंगे। इसके अलावा अपन बात करेंगे किसी रोग जनक के बारे में, किसी रोग कारक के बारे में बात करेंगे। रोग कारक जिसमें अपन पहली बात कर रहे हैं वो है जीवाणु जनित रोग, जिसमें ये स्टोमेटाइटिस होता है। इसके अलावा अपन बात करेंगे विषाणु जनित रोग, जिसके कारण स्टोमेटाइटिस होता है, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कौन सा कारक है, जो कौन सा कारक है, उनके कारकों की बात कर रहे हैं। सबसे पहला कारक है अपना भौतिक कारक। भौतिक कारक जो मुख्यतः होती है वो किसके कारण होती है, चोट के कारण। क्या होता है भैया, चोट के कारण। किसी भी इस मुंह की गुहा के ऊपर कोई प्रत्यक्ष चोट लग जाना या फिर अप्रत्यक्ष कोई चोट लग जाना, जिसके कारण उसकी जो श्लेष्म झिल्ली है वो क्या हो जाती है, उसमें इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है। और इस इंजरी क्या कोज करता है, स्टोमेटाइटिस कोज करता है। तो चोट का मुख्यतः अपन जो कारण होते हैं, यहाँ तो अपन क्या है जो अपन यूज कर रहे हैं, चारा यूज करते हैं। चारा कैसा होता है, एकदम खुरदरा चारा है, खुरदरा। यहाँ कैसा चारा होता है, तीखा चारा, जिसका तारे के जो चारा है उसकी जो आगे की जो संरचना होती है एकदम एक निडल जैसी नुकीली होती है, ज्यादा नुकीली होती है। वो भी क्या करता है कि मुंह गुहा की जो श्लेष्मा है उसको क्या पे नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है इस फिजिकल में, ये है दांतों की संरचना। दांतों की जो संरचना है वो कैसी है, मैं बात कर रहा था दांतों की संरचना, मतलब जो दांत कैसे हैं, दांत किस रूप में है। मानो मैं मान लेता हूं कि किसी का ये मुंह है, यहाँ पे एक दांत मानो ऐसे आ रखा है, एक दांत यदि ऐसे आ रखा है, एक दांत यूं आ रखा है, तो ये जो संरचना है वो एक अलग प्रकार की संरचना है, जो नॉर्मल संरचना होनी चाहिए। जो किसी पशु की जो रूप होता है, उसकी आकृति होती है, उसमें सामान्यतः जो दांत आते हैं उनका जो पैटर्न होता है एकदम सटीक पैटर्न होता है। ये ऐसे दांत होते हैं, पूरे सटीक पैटर्न है। उसका पैटर्न होता है, पहला दांत जो इंसाइजर होगा, उसके बाद में कैनाइन आएगा, फिर परीमोलर आएगा, मोलर आएगा। उनकी जो संरचना होती है उस हिसाब से वो न होकर एक अनियमित रूप से होते हैं। इसकी संरचना कैसी होती है, अनियमित रूप से होती है। उसको अपन क्या बोलते हैं, वो भी एक चोट पहुंचा सकते हैं, वो एक भौतिक कारक हो सकता है। अब अगला अपन बात कर रहे हैं वो रासायनिक कारक। रासायनिक कारक की अपन बात कर रहे हैं, तो रासायनिक कारक में क्या होगा,
उसमें अपन बात कर रहे हैं एक सांद्रित अम्ल या फिर सार। कोई भी अपन ने जो ज्यादा कंसंट्रेशन वाला, ज्यादा सांद्रता वाला कोई भी अम्ल है या फिर ज्यादा सांद्रता वाला कोई भी सार है, वो अपने एनिमल को पिला दिया या उसने उसका क्या कर दिया, फीडिंग कर दिया, खा लिया, तो उसके कारण भी स्टोमेटाइटिस हो सकता है। ज्यादा सांद्रित होने के कारण वो एसिड है, जो अम्ल है या सार है, वो मुंह गुआ की कोई भी श्लेष्म झिल्ली है उसको क्या कर सकता है, इंजरी कर सकता है। वो भी एक कारक हो सकता है, रासायनिक कारक। अब रोग कारक की बात कर सकते, कौन कौन से रोग कारक है? जीवाणु जनित रोग है, बहुत सारे जीवाणु जनित ऐसे रोग है जो अपने को क्या करवाता है, जो क्या करते हैं, अपने जीवाणु जनित रोग है वो भी एक प्रकार से अपने को स्टोमेटाइटिस कोज करते हैं। कौन कौन से जीवाणु जनित रोग है? तो मैं पहली बात करता हूं, एक्टिनो माइकोसिस, एक्टिनो बेसिलोसिस, ये दो रोग है, वो मुख्यतः क्या करवाते हैं, स्टोमेटाइटिस कोज करते हैं। एक है एक्टिनोमाइकोसिस, एक है एक्टिनोबेसिलोसिस। एक्टिनोमाइकोसिस, इसी रोग को अपन बोलते हैं लंपी जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, लंपी जो। और एक्टिनोबेसिलस को अपन बोलते हैं वुडन टंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वुडन टंग। मैं इन रोगों के बारे में विस्तार से अपन इसका सब अलग अलग रोग, जब बैक्टीरिया के रोग अपन पढ़ेंगे जीवाणु जनित, उस समय इन रोगों के बारे में एक एक बात अपन पूरा आपके सामने संपूर्ण उसी की जानकारी दी जाएगी। अब मैं आपको सिर्फ ये स्टोमेटाइटिस पढ़ा रहा हूं, तो उसमें मैं जीवाणु जनित रोग के बारे में बात कर रहा था। तो कौन से जीवाणु जनित रोग है जो स्टोमेटाइटिस कोज करता है, उसमें अपन पहली बात की एक्टिनोमाइकोसिस की बात की, दूसरी अपन बात की एक्टिनोबेसिलस। एक्टिनोमाइकोसिस को अपन सामान्य क्या बोलते हैं, लंपी जो। ये जो पिस्से वाला जो है, जबड़ा है, वो कैसा हो जाता है, एकदम सोजन आ जाती है, इस कंडीशन को अपन बोलते हैं लंपी जो। एक्टिनोबेसिलोसिस भी इसमें क्या होता है कि जो अपनी टंग है, जीभ है, कैसी हो जाती है, एक जीभ लकड़ी जैसी हो जाती है, वुडन टंग बोलते हैं, वुडन, वुड बोले तो लकड़ी, और ये जो टंग बोले तो जीभ। इसमें जीभ पूर्णतः कैसी हो जाएगी, एकदम लकड़ी जैसी कठोर हो जाती है। तो ये लकड़ी जैसी कठोर है, और ये मुंह की जो श्लेष्म झिल्ली होती है वो एकदम कोमल झिल्ली होती है, उसको इंजरी कर सकता है और ये अपना स्टोमेटाइटिस कोज कर सकता है। अब विषाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं जिसमें ये स्टोमेटाइटिस होते हैं, तो उसकी अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो विषाणु जनित रोग में अपन आते हैं, एफएमडी के बारे में बात कर लेते हैं। एफएमडी रोग हो सकता है, आरपी रोग हो सकता है, रिंडरपेस्ट हो सकता है, पीपीआर रोग हो सकता है। ये सारे रोग है जिसमें क्या होता है कि मुंह की जो गुहा होती है उसमें श्लेष्म झिल्ली में क्या होता है, उसमें साले पड़ जाते हैं, अल्सर पड़ जाते हैं, और वो एक क्या कोज करवाते हैं, स्टोमेटाइटिस कोज दें। एफएमडी बोले तो फूड एंड माउथ डिजीज, खुरपका मुंहपका रोग है, उसमें भी स्टोमेटाइटिस हो सकता है। दूसरा रोग है जो रिंडरपेस्ट है, ये भी एक वायरल रोग था जो बहुत ही खतरनाक रोग था। अभी हिंदुस्तान में इस रोग को पूर्णतः, ये भारत में नहीं है, इरिडिकेशन हो चुका है, पूरी तरह से ये भारत से निकल चुका है। इसके अलावा पीपीआर रोग की बात करते थे, ये मुख्यतः बकरियों और भेड़ों में ये रोग होता है, ये रोग होता है पीपीआर रोग। तो उसमें भी क्या कि मुख की गुहा होती है, जीभ जो मुख गुहा के जो सारे अंग है उसमें क्या होती है कि सूजन आ जाती है, अल्सर हो जाता है, जो क्या कोज करवाता है, स्टोमेटाइटिस। तो मैंने अभी आपके सामने इस स्टोमेटाइटिस के कारकों के बारे में बात की, मुख्यतः 3 कारकों की अपन आपके सामने बात की। उसमें भौतिक कारक की उसमें सबसे पहले अपने चोट के बारे में बात की कि चोट कैसी भी लग सकती है, प्रत्यक्ष चोट लगो या अप्रत्यक्ष। मुख्यतः अपन जो चोट लगती है वो लगती है चारों के कारण। जो अपन पशु को चारा खिलाते हैं वो चारा कैसा होता है, वो तीखा चारा होता है, खुरदरा चारा होता है, जो मुख की जो श्लेष्म झिल्ली है उसमें क्या करता है, वो चोट पहुंचाता है। दूसरी अपन बात करें कि जो दांत हैं, दांतों की जो संरचना होती है, विन्यास होता है दांतों का विन्यास, वो क्या उल्टा हो जाता है। तो सामान्य दांत इंसाइजर कैसे होने चाहिए, एक निश्चित शेप और साइज के होते हैं, इसमें क्या होते हैं, अनियमित हो जाते हैं, अलग अलग प्रकार के दांत हो जाते हैं। कोई दांत लंबा ज्यादा हो जाता है, कोई छोटा हो जाता है, कोई टेढ़ा हो जाता है। उसके कारण भी क्या हो सकती है, चोट लग सकती है, और चोट लगने से क्या हो सकता है, स्टोमेटाइटिस। अगली अपन बात की थी रासायनिक कारकों के बारे में। रासायनिक कारकों को मैंने आपके सामने बात की कि जो अम्ल है या सार है, इसका
ये सांद्रित ज्यादा हो जाता है, मतलब जो अम्ल उसकी जो सांद्रता है, उसकी कंसंट्रेशन क्या एकदम ज्यादा हो जाती है। यदि वो ज्यादा सांद्रित अम्ल या फिर सार है, उसको यदि किसी पशु को पिलाया या उसको खिलाया, तो उसमें खिलाने और पिलाने से क्या हो सकता है, उसमें एक प्रकार से उसकी जो श्लेष्म झिल्ली है उसको एकदम नुकसान पहुंचा सकते हैं, और हाथों हाथ वहां पे क्या हो सकता है, साले का निर्माण हो सकता है, अल्सर का निर्माण हो सकता है, फफोला बन सकता है। ये भी एक इसका कारक हो सकता है स्टोमेटाइटिस का। अब रोग कारकों की बात करें, मुख्यतः कौन कौन से रोग कारक है जिसमें ये स्टोमेटाइटिस होता है, उसमें मैंने पहली बात की आपके जीवाणु जनित रोग के बारे में बात की और विषाणु जनित रोग के बारे में बात की। जीवाणु जनित रोग में मुख्यतः दो आपको रोग आपके सामने मैंने लिखे हैं, एक एक्टिनोमाइकोसिस के बारे में लिखा, एक मैंने एक्टिनोबैसिलस के बारे में लिखा। एक्टिनोमाइकोसिस को अपन लंपी जो बोलते हैं, जबकि एक्टिनोबैसिलस को अपन क्या बोलते हैं, वुडन टंग बोलते हैं। इसके अलावा विषाणु जनित रोगों के बारे में मैंने मुख्यतः 3 रोगों के बारे में आपके सामने बात की। पहला एफएमडी है, आरपी है और पीपीआर। इसके अलावा भी बहुत सारे रोग हैं जिसमें ये स्टोमेटाइटिस की है। इतना अपन इसको विस्तृत रूप से नहीं पढ़ सकते हैं, आपके कोर्स में नहीं है। यदि इसी को मैं एक टॉपिक लेके बैठूंगा तो कम से कम इसके बारे में 2-3 घंटे आपके इसके बारे में बता सकता हूं, परंतु इसका कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। अपना मेन टारगेट होता है सिलेक्शन लेना, कैसे भी करके अपना सिलेक्शन होना और अपना जिंदगी का जो फ्यूचर है उसको अपने को बनाना होता है। तो उसमें अपने को वो लड़का ज्यादा सक्सेस होता है जो सेलेक्टिव पढ़ता है। सेलेक्टिव मतलब उसको ये पता चल जाता है कि ये एग्जाम में कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, कौन से नहीं। अर्थात मैं यूं कह सकता हूं कि जो स्मार्ट पढ़ाई करता है, अर्थात जो कचरे को नहीं पढ़ के सेलेक्टिव पढ़ता है, सिलेक्शन उन्हीं का होता है। तो अपन भी अपन सेलेक्टिव चीजों को बारे में पढ़ते। अब अपने पास समय है, टाइम है, अपने पास बहुत सारा समय है, इसलिए अपन थोड़ी जो जानकारी आपको दे रहे हैं थोड़ा सा अधिक पढ़ा रहे हैं। 100 गुना है तो हम 125 गुना आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस नहीं हो इसके बारे में। तो ये थे मुख्यतः स्टोमेटाइटिस के कारक थे जिनके कारण हो रहे हैं। अब अगला बात करें, इनके लक्षणों की बात करें, स्टोमेटाइटिस कौन कौन से लक्षण जो आपके सामने दिखेंगे। अब लक्षणों की बात करते हैं, तो लक्षण कौन कौन से हैं उसकी अपन बात कर लेते हैं। लक्षण आपको क्या दिखेंगे इस रोग में, आपको मुख्यतः क्या चीजें आपको दिखेगी उसकी बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको स्टोमेटाइटिस में सबसे पहले बात की कि भैया इसमें क्या है, जो श्लेष्म झिल्ली है, बोले तो म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस झिल्ली, उसमें क्या हो जाना, चोट लग जाना, या उसमें क्या साले। अब मानो ये स्टोमेटाइटिस है, मैंने पहले ही बता दिया मुंह गुहा में, तो इसमें क्या होगा, मुख्य गुहा में क्या पड़ जाएंगे, साले या अल्सर हो जाना। मुख गुहा में क्या हो जाएंगे, साले पड़ जाएंगे या फिर अल्सर हो जाएंगे। अल्सर किसको बोलते हैं, फफोलों को। क्या बोलते हैं, अपने जो किसी भी हाथ के ऊपर, किसी आंख के ऊपर जो एक फफोले बन जाते हैं, तो उसको क्या, जैसे अपने हाथ किसी आग पे लग गया, किसी ज्यादा अग्नि पे हो गया, या फिर कोई भी अधिक गर्म पानी के कारण अपने हाथ यदि जल गया, तो वहां पे क्या हो जाते हैं, फफोले निर्माण हो जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, मुख गुहा में क्या, या तो साले या अल्सर का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही साले या अल्सर हुए तो पशु को क्या होगा, एकदम पेन होगा, दर्द होगा। तो अपन यूं कह सकते हैं पशु उस समय पेन के कारण जो खाना पीना है वो क्या कर देता है, बंद कर देता है, बंद कर देता है। खाना पीना बंद कर देगा, किसके कारण, दर्द के कारण। किसमें दर्द होगा, दर्द इन सालों के कारण ये क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है। इन दर्द पेन के कारण इस समय पशु दर्द के कारण ये खाना पीना बंद कर लेगा, क्योंकि ये जो साले हैं, जैसे ही कोई फीड उसके अंदर जाएगा, कोई भोजन वो अंदर लेगा, चबाने की कोशिश करेगा, जैसे ही चबाने की कोशिश करेगा तो उनके जो ऊपर साले हो रखे हैं वो सालों में दर्द होगा, दर्द के कारण क्या करेगा, पशु खाना पीना बंद करेगा। इसके अलावा और इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, खाना पीने के अलावा खाना पीना बंद करेगा, दर्द होगा, दर्द से क्या होगा, उसके शरीर का जो तापमान है, शरीर का जो तापमान है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है।
शरीर का तापमान क्यों बढ़ेगा? एक दर्द हो रहा है, उस पेन के कारण, उस जबरदस्त उस पेन के कारण क्या करेगा, ज्यादा पेन होगा तो इस शरीर में उस शरीर की कोशिका उससे लड़ने की कोशिश करेगी, उस दौरान इसका क्या हो जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा मुख में साले होने से मुंह से क्या आएगा, झागदार लार का स्त्रावण होगा। क्या होगा, स्त्रावण। मुंह से लगातार लार निकलती रहेगी क्योंकि मुंह बंद नहीं होगा। उस साले के कारण पशु कोशिश करेगी मुंह खुला रखे, खुला रहेगी तो उस मुंह से लगातार क्या होती रहेगी, लार बाहर निकलती रहेगी। तो ये मुख्य लक्षण थे स्टोमेटाइटिस के बारे में आपको बात की। उसमें मुख्यतः मुंह गुहा में क्या हो जाते हैं, साले हो जाते हैं। साले को अपन बोलते हैं, अपन अल्सर बोलते हैं, अल्सर बोले तो फफोले हैं। इसके अलावा दूसरा अपन क्या कि भाई साला है तो उसमें दर्द होगा, दर्द होगा तो पशु खाना पीना एकदम बंद कर लेगा। शरीर का तापमान है सामान्यतः वो क्या हो जाएगा, उसमें बढ़ जाएगा। और जो झागदार लार का क्या होने लग जाएगा, स्त्रावण होने लग जाएगा। ये मुख्यतः इनके लक्षण थे। ये झागदार लार है, और भी बहुत सारे रोगों में झागदार लार आपको देखने को मिलेंगे लक्षण, परंतु स्टोमेटाइटिस में बात कर रहा हूं उसमें भी एक प्रकार का झागदार लार का स्त्रावण होना एक लक्षण है। अब अगली बात करते हैं, इसके इलाज के बारे में बात करते हैं। इसका क्या इलाज है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। इलाज की बात कर लेते हैं भैया, क्या इसका ट्रीटमेंट करेंगे उसकी बात कर लेता हूं मैं। सबसे पहले ट्रीटमेंट करते हैं कि जो इसका जो साले थे, अब साले है तो इसका जो मुख गुहा है, मुख गुहा को क्या करते हैं, मुख गुहा को केमेनोफोर बोले तो पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट के हल्के विलयन से धोते हैं। क्या करते हैं भाई, अब ये मुंह है इसको पोटेशियम पर मैग्नेट है केमेनोफोर से उसकी मुख गुहा को क्या करेंगे, धोएंगे। दूसरा लक्षण क्या है इसके बारे में अपन बात करते हैं। दूसरा लक्षण 1 से 2% बोरो गिल्सरीन का लेप करेंगे। तीसरा अपनी बात की थी वो है 2% कॉपर सल्फेट विलयन से मुख गुहा को क्या करेंगे, धोते हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट क्या होगा अपना, वो है एंटीबायोटिक देंगे। क्या देंगे अपन, एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक देंगे जिससे वो साले कम हो जाएंगे। अपने मानो DCR इंजेक्शन लगा दिया या फिर अपने क्या लगा दिया, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लगा दिया। इसके अपने अलावा क्या देंगे अपन, एनाल्जेसिक देंगे। ताव बुखार कम करने के लिए अपन कोई भी इंजेक्शन दे दिया, वो है जैसे मेलोक्सिकाम दे दिया, या अपन क्या दे दिया, कीटोप्रोफेन दे दिया। क्या दे दिया, कीटोप्रोफेन। इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, इसके अलावा विटामिन जो C है, C का भी क्या करेंगे, इंजेक्शन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, इंजेक्शन। या अपन विटामिन बी का क्या करते हैं, इंजेक्शन देते हैं। क्या करते हैं, तो मैंने आपके सामने स्टोमेटाइटिस रोग के बारे में बात की थी। स्टोमेटाइटिस रोग के इलाज के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो मुंह में साले हैं उस साले को क्या करना होता है, उसको मुख्यतः अपने को उसमें जो दर्द है, दर्द कम हो तो अपन क्या करते हैं, जो एंटीसेप्टिक अपना जो सॉल्यूशन है, कौन सा, जो एंटीसेप्टिक जो सॉल्यूशन है उससे, जैसे केमेनोफोर है, इसको अपन क्या बोलते हैं, केमेनोफोर को अपन लाल दवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, लाल दवा। इस लाल दवा का हल्का सॉल्यूशन, ज्यादा नहीं लेंगे, इसकी जो कंसंट्रेशन लेंगे बहुत ही कम कंसंट्रेशन लेंगे। उस कम कंसंट्रेशन से अपन क्या करेंगे, इसको, इसके जो मुख है, मुंह गुहा, उसको पूरी तरह से वॉश करेंगे, उसको धोएंगे, जिससे उसके जो छाले वगैरह है उसमें कोई अन्य प्रकार का कोई जीवाणु जनित रोग का निर्माण नहीं हो। इसके लिए अपन मुख गुहा को केमेनोफोर के
हल्के विलयन से उसको धोते हैं। इसके अलावा एक और अपना विलयन है, वो है कॉपर सल्फेट। ये भी एक तरह से एंटीसेप्टिक का काम करेगी। 2% कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उससे भी मूंग गुआ को क्या करेंगे, एकदम धोएंगे। अब ये धो दिया, अब उसमें साला है, जो अपने जो साले पड़ गए, अपने जिसमें जो अल्सर हो गया, उसके ऊपर क्या करेंगे, अपन लेप करेंगे। किसका लेप करेंगे, 1 से 2%, 1 से 2% जो बोरोग्लिसरीन है वो दवा अपन उस साले की अल्सर के ऊपर क्या करेंगे, उस पर लेप करेंगे, लगाएंगे, जिससे वो जो अल्सर है जल्दी हीलिंग करे, जल्दी वो घाव भरे। इसके लिए अपन क्या करते हैं, 1 से 2% ग्लिसरीन, बोरोग्लिसरीन को यूज करते हैं। इसके अलावा अब मान लो कि ये रोग हो गया, मुंह में साले हो गए, अल्सर हो गए, तो उस अल्सर को रोकने के लिए, ज्यादा इन्फेक्शन नहीं फैले, उसके लिए अपन एंटीबायोटिक यूज करते हैं, मुख्यतः DCR, OTC, बहुत सारे एंटीबायोटिक अपन यूज कर सकते हैं। मैं आपके सामने 1-2 एंटीबायोटिक का नाम लिख रहा हूँ। DC अपन दे सकते हैं, अपन OTC दे सकते हैं। इसके अलावा सिप्लोस्पुरिन फैमिली की कोई भी एंटीबायोटिक दे सकते हैं। एनाल्जेसिक की बात कर रहा हूँ तो भी दर्द है, तापमान शरीर का बढ़ गया, उसको कम करने के लिए अपन कौन सा इंजेक्शन देते हैं, मेलोक्सिकेम, कीटोप्रोफेन, एनाल्जिन, कोई भी अपन दे सकते हैं। इसके अलावा विटामिन C का इंजेक्शन लगाते हैं या फिर विटामिन B कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन लगाते हैं। तो ये अपना एक पाचन तंत्र संबंधी एक रोग था स्टोमेटाइटिस, उसके बारे में आपके सामने बात की। अब अगला रोग के बारे में आपके सामने बात कर लेता हूं, वो है दूसरा अपना डिजीज है, उसको बोलते हैं फेरिंजाइटिस। क्या बोलते हैं, फेरिंजाइटिस। फेरिंजाइटिस को अपन हिंदी में बोलते हैं गर्सनी। क्या बोलते हैं, गर्सनी। तो इसमें क्या होगा, यदि किसी शब्द के पीछे, किसी शब्द के पीछे, यदि किसी शब्द के पीछे आइटिस लग जाए, क्या लग जाए, आइटिस, इसका मतलब होता है उस शब्द का, उस शब्द से संबंधित सूजन, सूजन आना, या फिर यहां इसको बोलते हैं शोथ। किसी भी शब्द के पीछे आइटिस लग जाए, ITIS लग जाए, आइटिस लग जाए, इसका मतलब होगा जो शब्द अपन यूज कर रहे हैं उसमें क्या आ जाएगी, सोजन आ जाएगी या शोथ। मान लो मैंने आपके सामने अभी पहले रोग बताया था स्टोमेटाइटिस। क्या है, स्टोमेटाइटिस, आइटिस लग गया, इसको बोलते हैं मुख गुआ। क्या बोलते हैं, मुख गुआ। तो अभी इसमें क्या हो गया, मुख गुआ में क्या आ जाएगा, सूजन आना। मानो मैंने आपके सामने अभी पहले पढ़ाया था ग्लोसाइटिस। क्या पढ़ाया, ग्लोसाइट, ग्लोस बोलते हैं अपन जीभ को। तो इसमें क्या हो गया भैया, जीभ में सूजन आना। क्या आना, जीभ में सूजन आना। अब मैं आपके सामने एक रोग पढ़ा रहा हूं, वो है फेरिंजाइटिस। फेरिंजाइटिस का मतलब गर्सनी। तो इसमें क्या होगा, गर्सनी में क्या करना, गर्सनी में सूजन आना। क्या होना भैया, सूजन आना। क्या कहलाएगा, फेरिंजाइटिस। मैं अभी एक सीधा सा कंसेप्ट आपके सामने शब्द लेके आया हूं, वो है आइटिस। किसी भी शब्द के पीछे यदि आइटिस लग जाए तो उसका मतलब होता है सूजन आना, या उसको हिंदी में बोलते हैं इन्फ्लामेशन, इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं शोथ। तो जैसे उदाहरण के तौर में आपके सामने बात की मैंने स्टोमेटाइटिस, मुख गुआ में सूजन होना, बात की मैंने ग्लोसाइटिस, जीभ में सूजन आना। तो इसका मतलब हो गया कि शब्द के पीछे आइटिस लग जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, उसमें सूजन आना होगा। तो फेरिंजाइटिस की बात की, फेरिंजाइटिस का मतलब क्या होता है, गर्सनी में सूजन आना। ये कोई एनिमल है और इसका ये मानो माउथ है। क्या है, ये माउथ है, ये इसकी ये माउथ है, ठीक है, ये इसकी मुंह गुआ है, चलो ये मुंह है, ठीक है। यहां से यहां एक संरचना होगी, उसको अपन क्या बोलेंगे, फेरिंग्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन, फेरिंग्स। ये संरचना फेरिंग, इसको अपन बोलते हैं गर्सनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, गर्सनी। ये ऐसी संरचना है जो दो तंत्र है, एक तंत्र में इसमें दो छेद होंगे, एक छेद ये होगा, एक छेद ये जो ऊपर वाला छेद है वो किसको प्रदर्शन करेगा, पाचन तंत्र को, और जो नीचे वाला छेद है वो किसको प्रदर्शन करेगा, श्वसन तंत्र को। क्या करेगा, श्वसन तंत्र को।
मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो फेरिंग्स है, फेरिंजाइटिस, जो फेरिंग्स संरचना है गर्सनी, उसमें दो छिद्र होते हैं। ऊपर वाला हिस्सा है उसको पाचन तंत्र, ये इसोफेगस, यहाँ इसको को क्या बोलेंगे, इसोफेगस बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, इसोफेगस, इसको बोलेंगे गर्सिका। और इस संरचना को श्वसन तंत्र है वो अपन बोलेंगे ट्रेकिया। क्या बोलेंगे, ट्रेकिया। तो मैंने ये कह दिया कि ये जो फेरिंग्स है दो तंत्र के बीच का क्या है, रास्ता प्रदान करता है, दो तंत्र को रास्ता प्रदान करता है। एक उसको बोलते हैं फेरिंग्स, एक उसको पाचन तंत्र का रास्ता प्रदान करता है, उसको बोलते हैं इसोफेगस। एक जो श्वसन तंत्र का रास्ता प्रदान करता है उसको बोलते हैं ट्रेकिया। तो मैं अभी आपके सामने बात कर रहा हूं कि फेरिंजाइटिस का मतलब होता है फेरिंग्स में, गर्सनी में क्या होना, सूजन। ये मुख्यतः किस कारण होता है उसके बारे में एक आधे कारण आपके सामने मैं बात कर लेता हूं। कौन से कारण हो सकते हैं, ये मुख्यतः होता है जो अपने स्टोमक ट्यूब है, स्टोमक ट्यूब है, यहां अपन यूज करते हैं प्रोबेग का फॉल्टी। ये जो स्टोमक ट्यूब है या प्रोबोग का क्या करना है, फॉल्टी, या फॉल्टी को अपन बोल देंगे लापरवाही से स्टोमक में डालना। किसमें डालना, स्टोमक जो ट्यूब है जो अपन यूज करते हैं मुंह में डालने के लिए, उसको जो स्टोमक ट्यूब है वो क्या है, गलत ढंग से क्या डालते हैं, उसमें मुंह में डालते हैं या पेट में डालते हैं, जिससे क्या हो सकता है, फेरिंजाइटिस हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकते हैं कारण, यदि कोई अपने क्या किया भैया, गर्म या ठंडी चीज है, संधि कोई भी पदार्थ है, उसका क्या किया आपने का, उसका सेवन किया या उसको क्या पशु को खिलाया, कोई भी गर्म चीज है या ठंडी चीज है पशु को खिलाया, तो भी क्या हो सकता है, फेरिंजाइटिस हो सकता है। तो फेरिंजाइटिस के मुख्यतः होता है वो अपना मेन कारण है वो स्टोमक ट्यूब या प्रोबे का क्या फॉल्टी मैनेजमेंट करना। फॉल्टी मतलब गलत ढंग से या लापरवाही से उसको इंजरी करते हुए, उसको चोट पहुंचाते हुए स्टोमक पेट के अंदर डालना क्या कहलाता है, फेरिंजाइटिस हो सकता है। गर्म या ठंडी चीज, अधिक गर्म अधिक ठंडी चीज से भी क्या हो सकता है, फेरिंजाइटिस हो सकता है। तो ये मुख्यतः इसके कारक थे। अब मैं इसके लक्षणों की बात कर रहा हूं, कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं। तो लक्षण की बात करेंगे तो इसमें लक्षण सेम होंगे सब में। क्या नहीं लगेगा, एनिमल को भूख नहीं लगेगी, क्या भूख नहीं लगना, भूख नहीं लगना पहला लक्षण हो सकता है। दूसरा लक्षण क्या हो सकता है, पशु को खांसी हो सकती है, पशु को खांसी का होना, भाई भूख नहीं लग सकती है, ये श्वसन और ये पाचन तंत्र दोनों का बीच में रास्ता है, ये हो सकता है। तीसरा है पशु का अधिक लार का स्त्रावन होना, ज्यादा लार गिर सकती है, ये अपन लक्षण देख सकते हैं। इसके अलावा पशु को क्या होगी, एकदम बेचैन पशु रहेगा, बेचैनी हो सकती है। ठीक है, तो अपन फेरिंजाइटिस में मुख्यतः लक्षण थे भूख नहीं लगना, पशु को खांसी का होना, अधिक लार का स्त्रावन होना, बेचैनी होना, ये क्या है मुख्यतः लक्षण है, उसको अपन फेरिंजाइटिस के लक्षण है। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो मुख्यतः ट्रीटमेंट अपन क्या करेंगे, इलाज की बात करेंगे। इलाज क्या कर सकते हैं, इलाज में मुख्यतः अपन करते हैं एंटीबायोटिक देते हैं। क्या करते हैं भाई, एंटीबायोटिक देते हैं। अब एंटीबायोटिक कौन सी दी, मानो DCR दे दिया, डाइग्राम, ये इंजेक्शन बड़े पशु में दे सकते हैं। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन देख सकते हैं, OTC दे सकते हैं, ये अपन यूज कर सकते हैं। ये इसके बड़े पशु में डोज रेट होती है 5 से 10 मिलीग्राम पर केजी, बॉडी वेट अपन दे सकते हैं। इसके अलावा अपन एनाल्जेसिक कोई भी दे सकते हैं, एनाल्जेसिक दे सकते हैं। एनाल्जेसिक में क्या दे दिया, मेलोनेक्स दे दिया, या फिर क्या दे दिया, कीटोप्रोफेन दे दिया, ये अपन इसमें दे सकते हैं। इसके अलावा यदि ज्यादा खांसी है तो उसमें अपन कफ सिरप भी अपन इसमें दे सकते हैं। इसके अलावा अपन क्या देंगे, एंटी हिस्टामिन देंगे। क्या देंगे, एंटी हिस्टामिन,
एंटीहिस्टामिन मतलब अपन एविल दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, एविल से। बड़े पशु में अपन क्या देंगे, एविल, 10 ml अपन एविल दे सकते हैं। तो ये मुख्यतः फेरिंजाइटिस के अपने लक्षण थे, उसके बारे में बात की। एंटीबायोटिक दे दिया, डीसी, ओटीसी, एनाल्जेसिक दे दिया, ठीक है। तो ये अपन कर सकते हैं फेरिंजाइटिस। तो आज इस क्लास में अपने दो मेनली पाचन तंत्र के रोगों के बारे में बात की थी। पहला स्टोमेटाइटिस के बारे में, दूसरा फेरिंजाइटिस। अगली क्लास में आपके सामने वापस जो पाचन तंत्र संबंधी रोग हैं होंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।